तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटा जैसे कि आप जानते हो सेटअप हमारा हो चुका है बिल्कुल एकदम चेंज, बिल्कुल एकदम नई सी जगह पर मैं पढ़ा रहा हूँ इस समय, और बहुत मजा आ रहा है भाई साहब। जितना मेरे को पढ़ा करके मजा आया ना आज, उतना आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, मेरी गारंटी बिल्कुल एकदम। ठीक है, तो चलो आज शुरू करते हैं। बेटा जैसा कि आप जानते हो हमारी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है अभी वर्क पावर एनर्जी की। ठीक है, तो इस सीरीज का ये आज 5वां लेक्चर होने वाला है। ठीक है, जो सबसे पहला लेक्चर था उस लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ बात करी थी किसकी, बोलो, वर्क डन कैलकुलेशन की, कि वर्क डन कैलकुलेशन कैसे किया जाता है जब फोर्स कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, एक्स का फंक्शन हो, टाइम का फंक्शन हो, बिल्कुल एकदम जीरो से लेकर और एडवांस लेवल तक की चर्चा उसे मैंने आपके साथ करी थी। ठीक है, अच्छा जी, ये बात हुई। उसके बाद जो दूसरा लेक्चर था उस दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने बात करी कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की, कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, इनका वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सारी की सारी बातें हम लोगों ने कर ली। ठीक है, जो तीसरा लेक्चर था, तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्ट की, कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही क्यों डिफाइन की जाती है। एंड अगेन बिल्कुल जीरो से लेकर और एडवांस लेवल तक की चर्चा मैंने उसमें करी, और जो भी क्वेश्चंस पीवाईक्यू जो थे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे के सारे मैंने कवर कर दिए थे। और जो चौथा लेक्चर था, बताओ चौथे लेक्चर में क्या पढ़ाई करी थी, अगर वीडियो देख करके आए हो तो। चौथे लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स की, कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, और उनके ग्राफ कैसे बनते हैं, कहां पर उल्टी कढ़ाई बनती है, कहां पर सीधी कढ़ाई बनती है, ये सारी की सारी बातें मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूं। एंड अगेन इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते थे प्रीवियस ईयर वाले और बिल्कुल एडवांस लेवल तक के, वो सारे के सारे मैंने कवर कर दिए थे। बेटा आज की जो हमारी चर्चा रहने वाली है, आज हम लोग बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम की, कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, इसका प्रूफ क्या होता है और इस पे किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब अगेन एक बात और, कि वर्क एनर्जी थ्योरम पर एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको एक वीडियो में कवर ना करके उसके लिए मैं 2 या 3 वीडियोस में बनाऊं, ताकि एक भी वैरायटी का क्वेश्चन भाई साहब मेरे बच्चे ऐसा नहीं हो कि छूट जाए भाई, है ना। सारे के सारे वैरायटी के क्वेश्चन मैं कवर करूंगा बिल्कुल जीरो से लेकर और एडवांस लेवल तक, ताकि कुछ भी हमारा छूटना नहीं चाहिए। ठीक है भाई साहब, फ्री लेक्चर हुए तो क्या हुआ भाई साहब, कंटेंट में मैं बिल्कुल कमी नहीं रखूंगा, चाहे आप यहां पर पढ़ रहे हो चाहे आप ऐप पर पढ़ रहे हो, बिल्कुल एकदम कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी। ठीक है, चलो आ जाओ, तो शुरू करते हैं किस बारे में, वर्क एनर्जी थ्योरम। कॉपी पेन निकाल लो ढंग से और अच्छा सा लेकर के बैठना, 2-3 रंग के पेन लेकर के बैठना, ताकि बढ़िया रंग से नोट्स बने अपने। देखो अच्छा पढ़ाने की जिम्मेदारी तो मेरी है, बाकी बढ़िया नोट्स बनाने की जिम्मेदारी वो तुम्हारी है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ठीक है, चलो आ जाओ, सुनो, तो बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम की। ठीक है, देखो तो वर्क एनर्जी और थ्योरम, ठीक है, क्या होती है, कैसे होती है, अभी बताता हूं मैं। ठीक है, देखो आ जाओ, देखो क्या कहती है वर्क एनर्जी थ्योरम। पहले मैं इसकी स्टेटमेंट लिखता हूं, फिर आपको समझाऊंगा मैं क्या कहती है ना। तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि वर्क डन बाय एनी फोर्स, कोई भी फोर्स, कैसा भी फोर्स, बोलो, वर्क डन बाय एनी फोर्स इज इक्वल टू द चेंज in kinetic energy of the body. Okay, kinetic energy of the body, ये कहती है वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, जे बन गया वाई के बजाय भाई साहब। लो बोलो जी, बात समझ आई। क्या मैंने बोलने का प्रयास किया, मैंने ये बोलने का प्रयास किया कि वर्क डन बाय एनी फोर्स, अब वो फोर्स कैसा भी हो सकता है, वो कोई एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है, वो कोई कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है, वो कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है, वो सूडो फोर्स हो सकता है, वो कोई फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है, बाइंड फोर्स हो सकता है, कैसा भी फोर्स हो सकता है। बोला कि वर्क डन बाय दैट फोर्स शुड बी इक्वल टू, बोला गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ऐसे ही नहीं बोलूंगा हवा में, ये बात प्रूव करके दिखाऊंगा आपको, और फिर उसको जनरलाइज कर दूंगा ऐसे फॉर्मेट में जिससे हमारे सारे के सारे सवाल बनते हो। बोलो बात समझ आई, पक्का। देखो आज मेरे को खुशी कुछ ज्यादा ही हो रही है भाई साहब, रूम लग रहा है एकदम मस्त सा, बिल्कुल आज सही लग रहा है, एकदम स्टूडियो जैसा फील आ रहा है, बढ़िया, कि अच्छी जगह पर बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूं। तुम्हें पता है, एक बात बताऊं तुम्हें, आज तक तुम्हें पता नहीं है, आज तक के सारे लेक्चर ना बेटा मेरे घर के स्टोर रूम में रिकॉर्ड हुए हैं। आज से पहले की जितनी भी वीडियो तुमने देखी है वो मेरे घर के स्टोर रूम में रिकॉर्ड हुआ है, और आस पास ना भाई साहब ऐसा ऊट पटांग सामान भरा रहता था ना,
कि जब मैं पढ़ा रहा होता था ना मेरी नजर इधर उधर जाती थी, मेरे को लगता था भाई साहब मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी जो वीडियोस हैं वो तो रात को 12, साढ़े 12 बजे, 1 बजे रिकॉर्ड होती थी, क्योंकि रात के टाइम में क्या शांति हो जाती है, गली मोहल्ले वाले सब सो जाते थे, तो रात को हम लोग रिकॉर्ड कर लेते थे, नहीं तो फिर ऐसे ट्रैफिक चिया पिया कुछ ना कुछ चलता ही रहता था। तो जब घर के स्टोर रूम में जब रात को 12-1 बजे में पढ़ाता था तो मुझे अजीब सा फील आता था, हे भगवान ये हो क्या रहा है ना। आज थोड़ा सही लग रहा है, आज बढ़िया लग रहा है एकदम बिल्कुल, और अब बढ़िया ही लगेगा सारा, है ना। और आप लोगों का साथ रहा तो सब कुछ बहुत बढ़िया रहेगा, और ये जो नॉर्मल बोर्ड है ना ये हो जाएगा डिजिटल बोर्ड। ओके, अब मेरी बात सुनो, आ जाओ। तो क्या बोला मैं बोला कि वर्क डन बाय एनी फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी। अब इस बात को मैं पहले प्रूव करता हूं, ठीक है, कैसे, देखो जरा। तो मैं बोला कि बेटा मान लेते हैं कि चलो मान लो ये है धरती माता, ठीक है, इसको हम लोग धरती माता बोल देते हैं, कोई सरफेस है ये, ओके। और मैंने बोला कि मान लीजिए यहां पर है हमारे पास कोई तो बॉडी और जिसका मास है m, ठीक है। और मैंने बोला कि मान लीजिए उसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स F जो है इस तरह से लग रहा है, और बॉडी जो है वो इस तरह से चल रही है u वेलोसिटी से, ठीक है। u वेलोसिटी से जो बॉडी है वो इस तरह से आगे चल रही है, और एक फोर्स हम लगा रहे हैं उसके ऊपर F, ठीक है। तो बेटा जब बॉडी चलती चली जाएगी तो थोड़ी देर बाद वो यहां पर थोड़ी रहेगी, थोड़ी देर बाद तो वो कहीं आगे पहुंच चुकी होगी। तो मैंने बोला कि मान लीजिए कि जो बॉडी है ना अब वो पहुंच चुकी है यहां पर, बोलो बात समझ आ रही है। मैंने बोला जो m मास की बॉडी है वो यहां पर पहुंच चुकी है, और ये जो लगातार फोर्स लग रहा था, इस फोर्स की वजह से आएगा एक एक्सेलरेशन, और उस एक्सेलरेशन की वजह से ये रफ्तार कोई कांस्टेंट थोड़ी रह जाएगी, ये रफ्तार तो चेंज हो चुकी होगी। और मैंने बोला कि मान लीजिए कि रफ्तार हो गई है अब v, ठीक है, और फोर्स तो लगे ही जा रहा है उसके ऊपर, है ना। और मैंने बोला कि चलिए मान लीजिए कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है बॉडी का ये हो गया है कुछ भी r, यहां से लेकर यहां तक। मैंने बोला कि मान लीजिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो गया है r। तो बच्चा बोला ठीक है सर, इतनी बात सर आपकी समझ आ गई। अरे पक्का समझ आई 100%। अब मेरी बात सुनो बेटा, जो वर्क डन लिखा जाता है, अब देखो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, और अगर देख करके आ रहे हो तो सब कुछ मजे में चल रहा है, इसका मतलब है ना। बेटा जो छोटा सा जो वर्क डन लिखा जाता है किसी फोर्स की वजह से, DW माने छोटा सा वर्क डन, वो क्या लिखा जाता है, वो ये लिखा जाता है क्या, F वेक्टर और डॉट dr वेक्टर, ऐसे लिखा जाता है। बोलो बात समझ आ गई। ये छोटा सा वर्क डन है, और वहां पर ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है किसका, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, है ना। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, तो फोर्स जो लग रहा है वो भी इसी दिशा में लग रहा, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी दिशा में हो रहा। तो इसका मतलब कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल है वो कितना है, 0 है भाई साहब, है ना। तो ये जो टर्म बन जाएगी ये क्या बन जाएगी, अब देखो dw इज इक्वल टू एफ dr और साथ में cos थीटा, where theta is the angle between the force and the displacement, और वो तो यहां पर कितना है, 0 है, तो cos 0 तो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो बेटा जो छोटा सा जो वर्क डन लिखा गया वो लिखा गया FDR, क्या लिखा गया, FDR लिखा गया। बोलो बात समझ आ गई। हाँ जी सर बिल्कुल समझ आई, है ना। और देखो बेटा जो फोर्स होता है उसको तुम लोग क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन भी लिखा जा सकता है। हाँ सर बिल्कुल लिखा जा सकता है। और बेटा आप याद करें एक्सेलरेशन को तो हम dv/dt भी लिखते हैं। बोलो आया कि नहीं आया। हाँ सर बात तो सही है सर, है ना, कि एक्सेलरेशन को dv/dt भी लिखा जाता है। और बेटा अगर आप लोगों ने भाई साहब काइनेमेटिक्स वाली सारी सीरीज देखी है तो अब आपको पता है कि इस dr/dt को क्या लिखते हैं। ये जो dr है ये है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, अरे वेलोसिटी होता है। क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो आप बहुत ध्यान से देखिए, तो जो dw आ गया वो क्या आ गया, वो आ गया mv/dv, इस तरह से। और ये तो है छोटा सा वर्क डन, पूरा निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट कर दो, लो जी। अच्छा शुरू में जो रफ्तार थी वो थी u, रफ्तार हो गई v, और शुरू में तो कोई काम नहीं हुआ था फोर्स के द्वारा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही 0 था, है ना। और फिर बढ़ बढ़ के कोई ना कोई काम तो हो गया, उसको मैंने w बोल दिया है। क्या बोल दिया है, w। तो dw का इंटीग्रेशन तो w आ जाएगा, इंटीग्रेशन में आपको पहले सिखा ही चुका हूं। और मास जो है वो कांस्टेंट हो गया, और अंदर बचा हुआ है v dv, और u से लेकर और v तक की लग गई लिमिट। बोलो बात समझ आई। अरे पक्का। अब v dv का इंटीग्रेशन तो मेरे सारे बच्चे जानते हैं। बोलो v dv का इंटीग्रेशन v²/2, और अगर इंटीग्रेशन नहीं आता तो वो सीरीज भी चैनल पर अवेलेबल है, देख करके आ जाना उसे, ठीक है। तो देखो आ जाओ, तो v dv का इंटीग्रेशन हो गया v²/2, u से v तक की लिमिट लग जाएगी। अब v की जगह एक बार v पुट करेंगे, फिर माइनस का निशान लगाएंगे, फिर v की जगह पर u पुट करेंगे, है ना। आ जाओं, तो जो वर्क डन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, m, और देखो /2 तो बाहर आ गया और अंदर आ गया v² और -u², है ना।
देखो इसे अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये जाएगा 1/2 और mv² माइनस 1/2 और mu²। बोलो बात समझ आई? अरे पक्का, इसमें तो कोई खास बात नहीं है ना। अब बहुत ध्यान से देखो तो बेटा 1/2 mv² क्या है? ये तो बॉडी की फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। अरे हाफ mv², और ये क्या है? हाफ mu²। ये तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है बेटा, है कि नहीं? तो देखो क्या आया, वर्क डन इज इक्वल टू, बोला गया कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। बोलो आया कि नहीं आया? बोला हाँ सर, बात समझ आ गई है ना। is equal to change in kinetic energy of the body। अरे यही तो प्रूव करवाना चाहता था मैं आपको कि वर्क डन बाय दिस फोर्स F is equal to change in kinetic energy of the body। पर मैं क्या बोलता हूं, मैं बोलता हूं अगर आपको सवाल बनाने हैं ना, अगर एक अच्छे बच्चे को सवाल बनाने हैं तो एक अच्छे बच्चे को इसे ऐसे नहीं याद करना चाहिए। कैसे याद करना चाहिए मैं बताता हूं, सुनो। अच्छे बच्चे को कैसे याद करना चाहिए? ऐसे कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय द सूडो फोर्स प्लस वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स। जितने भी तरह के फोर्सेस सिस्टम में मौजूद हैं, चाहे वो एक्सटर्नल फोर्स हो बेटा, इन सब के वर्क डन का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ये कहती है वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहती है? कि सम ऑफ द वर्क डन, अब ध्यान सुनना, स्टेटमेंट सुनना वर्क एनर्जी थ्योरम की। क्या कहती है? कि द सम ऑफ द वर्क डन ऑफ ऑल द फोर्सेस प्रेजेंट इन द सिस्टम शुड बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। बस बात खत्म, यही कहती है ना। अब ये हमने क्या किया था, ये हमने एक सिंगल फोर्स के वर्क डन के लिए लिखा था, पर मैं अगर इसे और अच्छा लिखना चाहूं, जनरलाइज करके लिखना चाहूं, तो मुझे इसके आगे 2-3 शब्द और जोड़ देने चाहिए। क्या? कि सम ऑफ द वर्क डन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, ऐसा बोला जाना चाहिए। बोलो बात समझ आ रही है? ये उड़ गए तोते, सही लग रहा है ना मामला? 100% एकदम। अभी मिटाओ इसे, अभी मैं मिटाऊंगा, अभी उसके बाद मैं लिखूंगा दोबारा। अभी पूरा नहीं हुआ हिसाब किताब, अभी इसे एक और मुकाम पर ले जा करके छोड़ना है। अभी इससे एक और बढ़िया सा रिजल्ट आएगा जिससे आपके बहुत सारे सवाल खटाखट हो जाएंगे, है ना। तो उसे वहां पर ले जा करके छोड़ूंगा। पहले बोलो आपको इतनी बात समझ आई कि नहीं? नीचे कमेंट करके बताना, हाँ सर सही लग रहा है, सर मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ बोला है कि नहीं आया? पक्का एकदम। चल इसका बढ़िया से एकदम आप स्क्रीनशॉट लो। मैं तो कहता हूँ कॉपी में अच्छे से नोट करो। मैं खड़ा हूं तब तक यहाँ पर ऐसे करके खड़ा हो जाऊंगा मैं, है कि नहीं? तो आप बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और या तो नोट कर लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, करो। चलो आ जाओ, देखो अब मैं चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, तो हम लोग कहां तक पहुंच चुके हैं? हम लोग इस रिजल्ट तक पहुंच चुके हैं क्या, कि वर्क डन बाय कौन कौन से फोर्सेस, बोलते जाओ तुम सारे के सारे, चाहे वो कंजर्वेटिव फोर्स हो, चाहे वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, चाहे वो सूडो फोर्स हो, चाहे वो कोई एक्सटर्नल फोर्स हो, ओके, चाहे वो कोई फ्रिक्शन फोर्स हो। फ्रिक्शन तो एक प्रकार का नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो उसे आगे जोड़ने की अपने को कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और क्या बोला गया था, वो किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। बोलो इतनी बात बता चुका हूं मैं? अरे पक्का, अभी भी बताया गया है ना। अच्छा बेटा याद कर, अगर मैं तेरे को ऐसा बोल दूं, अभी याद दिलाऊंगा, एक बात का जवाब देना मेरे को। अभी अगर मैं आपको बोल दूं कि इफ ओनली द कंजर्वेटिव फोर्सेस, इफ ओनली द कंजर्वेटिव फोर्सेस आर प्रेजेंट इन द सिस्टम। ठीक है, बोला गया कि अगर सिस्टम में सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस ही मौजूद हैं, इसके अलावा कोई और फोर्स मौजूद ही नहीं है, तो जो फोर्स मौजूद ही नहीं है उसके द्वारा किया गया कार्य कितना? 0। तो अगर मैं ये कहूं कि सिस्टम में सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स मौजूद है, तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस 0, वर्क डन बाय सूडो फोर्सेस 0, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस 0। अरे नहीं आया, तो उस केस में क्या लिखेंगे? उस केस में लिखेंगे कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। बोलो बात समझ आ गई? अरे पक्का, मैं यही बोला। क्या बोला? कि इफ ओनली द कंजर्वेटिव फोर्सेस आर प्रेजेंट इन द सिस्टम। ध्यान से देखना, बाद में बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट के ऊपर पहुंचाऊंगा आपको। ठीक है, क्या? कि इफ ओनली द कंजर्वेटिव फोर्सेस आर प्रेजेंट इन द सिस्टम, देन क्या बोला गया? कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। बोलो बात समझ आ गई? एंड अगर आप लोग पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्ट वाली वीडियो देख करके आए हो, 4 नंबर वाली वीडियो, तो उसमें मैंने 3 नंबर वाली, उसमें मैंने एक बहुत बढ़िया बात बताई थी, आपको याद करो। क्या? कि
वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। बोलो बताया था कि नहीं बताया था कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। हाँ सर आपने बताया है ना। अच्छा जी देखो, तो अगर इन दोनों बातों को अगर मैं एक साथ कहना चाहूं तो मुझे कह देना चाहिए कि माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। बोलो ऐसा कह सकते हैं पक्का। अब देखो से मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूं। देखो तो माइनस डेल्टा यू, तो इसका मतलब क्या, यू इनिशियल और माइनस यू फाइनल, है कि नहीं भाई। डेल्टा यू तो होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो माइनस का निशान आएगा आगे तो यू इनिशियल पॉजिटिव हो जाएगा और यू फाइनल नेगेटिव हो जाएगा। और सामने क्या आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल और माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ओए भाई साहब, है कि नहीं। अब देखो अगर इनिशियल वाली टर्म्स अगर मैं एक तरफ कर लूं और फाइनल वाली टर्म्स अगर एक तरफ कर लूं तो देखो कुछ बहुत जानदार मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, इनिशियल को इस तरफ ले जाओ तो यू इनिशियल और प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ओ हो, अरे ये क्या होता है, इसका मतलब कि टोटल एनर्जी इनिशियल ऑफ द सिस्टम, भाई टोटल एनर्जी तो यही होती है ना, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम। तो काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम इनिशियल शुड बी इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम फाइनल। इसका मतलब कि टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बोलो आया कि नहीं आया, अरे पक्का। तो क्या स्टेटमेंट बनी, ये स्टेटमेंट बनी कि द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व्ड इफ ओनली द कंजर्वेटिव फोर्सेस आर प्रेजेंट इन द सिस्टम। बोलो आया कि नहीं आया, अरे पक्का। क्या बोला गया कि द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व्ड इफ ओनली द कंजर्वेटिव फोर्सेस आर प्रेजेंट इन द सिस्टम। हाँ, अगर कोई और सिस्टम प्रेजेंट रहे, उसके अंदर कोई और फोर्सेस होंगे तो टोटल एनर्जी हो सकता है कंजर्व हो भी और ना भी हो। परंतु अब होगी और ना भी होगा, क्या मतलब नहीं होगी भाई, वो नहीं होगी, है कि नहीं। परंतु अगर सिस्टम में सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस मौजूद हुए तो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है दैट विल रिमेन कंजर्व्ड। बोलो आया, अरे पक्का, है ना। तो ये जो रिजल्ट है ये तो इसी का एक बाय प्रोडक्ट है। जो मेन रिजल्ट है वो तो ये है। तो अगर हमें ये रहा तो बाकी हमें चाहे कुछ भी याद हो चाहे ना हो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो बात समझ आई, अरे पक्का। परंतु ये याद होनी चाहिए कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस का जो सम है दैट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। क्या मैं समझ गया, अरे पक्का, अरे सोच लो 110%। परंतु इसे लगाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें है ना। देखो क्या बोला गया, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए कुछ पॉइंट अपने को पता होने चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए, ये कि इट इज वैलिड इन ऑल फ्रेम्स, ठीक है, वैलिड इन ऑल फ्रेम्स। ओके, चाहे वो इनर्शियल फ्रेम हो चाहे वो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो। सर ये क्या होते हैं, पहले बता चुका हूं, पुरानी वीडियो देख करके आना, मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है। तो बोला गया कि वैलिड इन ऑल द फ्रेम्स, चाहे वो इनर्शियल फ्रेम हो चाहे नॉन इनर्शियल फ्रेम, वर्क एनर्जी थ्योरम सब में वैलिड रहती है। और क्या बोला गया, बोला गया कि we should always take into account the work done by the pseudo force while applying it in the non-inertial frame। क्या बोला कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब भी आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं तो आपको सूडो फोर्स का वर्क डन हमेशा ध्यान में रखना है, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा भाई। सवाल करने के लिए पॉइंट लिख रहा हूं मैं, बोल बात समझ आ रही है ना, कि जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम में आप इसे लगाएं तो हमेशा अपने को सूडो फोर्स का वर्क डन लिखना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला। फिर मेरे को मत बोलना सर सवाल नहीं बना हमारा, है कि नहीं। बोल बात समझ आई, अरे पक्का। और क्या बोला, ये बोला कि वर्क डन एंड काइनेटिक एनर्जी should be written in the same frame, ठीक है,
वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी को हमेशा सेम फ्रेम में रखना है। पता चले कि वर्क डन किसी और फ्रेम में लिख रहे हो, काइनेटिक एनर्जी किसी और फ्रेम में लिख रहे हो, भाई साहब आंसर नहीं आएगा। अरे पक्का? तो अगर ये तीनों बातें अगर आपको याद रह गई तो आपके सारे के सारे सवाल बनेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो आया? अरे पक्का 100%? चल ठीक है, सुनो तो अब सवाल कैसे बनाएं। सुनो, सवाल बनाने के लिए बेटा एक चीज है जो हमेशा होनी चाहिए। अगर वो चीज आपके दिमाग में रही, वो मेथड आपके दिमाग में रहा, तो आपसे सारे सवाल बनेंगे, और नहीं तो फिर नहीं बनेगा। बोलो बात समझ आई? अरे पक्का? एक सवाल सॉल्व करके दिखाऊं? देखो सुनो, आ जाओ, बिल्कुल बेसिक सा सवाल, टाइम पास झंडू। देख क्या सवाल बोला। सवाल ऐसे बोला कि आप मान लीजिए कि ये है धरती माता, ओके, ग्राउंड है ये, ओके, धरती माता है ये, और यहां पर हमारे पास एक है बॉल जिसका मास है m, ओके, जिसका मास है m, और ये जमीन से यहां से h हाइट पर मौजूद है, ठीक है, h हाइट पर मौजूद है। और बोला गया कि अगर इस बॉल को अगर हम इसी लेवल से अगर हम इसे रिलीज कर दें तो क्या होगा। अगर इसे रिलीज कर दिया जाएगा तो बॉल नीचे आएगी, आई और आकर के इसको ऐसे स्ट्राइक कर जाएगी, यहां पर करेगी कि नहीं करेगी। तो सवाल बोला कि फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द बॉल, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द बॉल। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो काइनेमेटिक्स का सवाल है, आप थर्ड इक्वेशन मोशन लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, u तो 0 थी, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू एच, तो v तो आ गया अंडर रूट 2gh। हाँ सही आंसर भी है वो। और आपको एक बात बताऊं, ये जो थर्ड इक्वेशन मोशन होती है ना, वो कुछ भी नहीं है भाई, वो वर्क एनर्जी थ्योरम ही है। देखो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as है ना, आप इस 2 को नीचे ले आओ तो क्या हो गया, v स्क्वायर बाय 2 माइनस यू स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू as। अब इसको मास से मल्टीप्लाई कर दो तीनों इक्वेशन को, तो क्या आ जाएगा, mv स्क्वायर बाय 2 माइनस mu स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू mas। अभी m में क्या है, फोर्स है, तो f इंटू एस, वर्क डन। ओए, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। बोला आया कि नहीं आया? यही तो वर्क एनर्जी थ्योरम है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज आल्सो नथिंग बट द वर्क एनर्जी थ्योरम इन अ मॉडिफाइड फॉर्म। हम समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते? एकदम पक्का? अरे सोच ले। पर अभी हमें क्या करना है, अभी हमें वर्क एनर्जी थ्योरम के साथ इसको सॉल्व करना सीखना है, और जो जो पॉइंट मेरे दिमाग में चले वही पॉइंट आपके भी दिमाग में चलने चाहिए। बोलो बात समझ आ गई? अरे पक्का? सोच ले। अब मेरी बात सुन, देखो, तो जब भी आप कोई सवाल देखें, उस सवाल को देख करके आप सबसे पहले अपने आप से पहला सवाल पूछें कि भैया बताओ इसमें कितने फोर्सेस मौजूद हैं, इस सिस्टम में कितने फोर्सेस मौजूद हैं। तो मैंने कहा यार ये बॉल जो है वो इस तरह से मतलब छोड़ दी और रिलीज कर दी तो नीचे आएगी। तो मैंने कहा यार ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही हुआ, इसके अलावा तो मैंने कहा सिस्टम में कोई फोर्स है ही नहीं। तो बोला हाँ, तो सिस्टम में तो सिर्फ एक ही फोर्स है। कौन सा है वो? ग्रेविटेशनल फोर्स है। और मुझे बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होता है कि नॉन कंजर्वेटिव? बोलो सर वो तो सर कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और अगर कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो इसका मतलब मैं डायरेक्टली इसका इस्तेमाल कर सकता हूं, मुझे इसका इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है भाई साहब। हालांकि ये ज्यादा जनरल है, परंतु इसको लगाएंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है सवाल, तो इस समय मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये कैसे होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। और जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं तो हम डायरेक्टली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बोलो बात समझ आ गई? अरे पक्का? अब मेरी बात सुनो, इसे मैं इनिशियल लेवल बोल देता हूं और इसे मैं फाइनल लेवल बोल देता हूं। आइए ना बात समझ में? पक्का? चलो आ जाओ। तो क्या बोला गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर लगाएंगे तो टोटल एनर्जी इनिशियल शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। इसका मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इतनी बात तो समझ आ गई? अरे पक्का? सोच लो। अब मुझे बताओ तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? देखो जमीन से मैंने यहां से हाइट ऊपर मेजर की है ना, तो देखो ऊपर हाइट कितनी हो गई, तो जमीन से h हाइट ऊपर पोटेंशियलिटी कितनी होती है? mgh होती है। पिछली वीडियो में बता दिया था मैंने कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियलिटी कितनी आती है? mgh आती है ना। तो देखो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? वो तो है m और g और साथ में h, है ना। और जब रिलीज किया था तो रिलीज करते समय कोई काइनेटिक एनर्जी तो थी नहीं, क्योंकि वेलोसिटी 0 थी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? 0 हो गई। और फाइनली जब ये नीचे आ जाएगा तो उस समय तो ग्राउंड पर हाइट कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो फाइनली जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m और साथ में v स्क्वायर। देख बेटा m ने m को मार दिया, तो जो v स्क्वायर है वो कितना आ गया? वो आ गया 2gh। कितना आ गया? 2gh। और देखो तो v कितना आ गया? अंडर द रूट 2 और साथ में g और साथ में h। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हाइल स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। बोलो बात समझ आ गई?
अरे पक्का। या इस चीज को आप याद करो, आप वैसे भी कर सकते थे कि जहां से भी बॉल को फेंका जाए या छोड़ा जाए उस लेवल को जीरो लेवल मान लो, इसके नीचे सब कुछ नेगेटिव और ऊपर सब कुछ पॉजिटिव, तो नीचे आता तो जी भी नेगेटिव और एच भी नेगेटिव, तो अगेन ये टर्म पॉजिटिव ही रह जाती। बोलो बात समझ आ गई? अरे पक्का। बोल आया कि नहीं आया यार? अरे पक्का है ना एकदम 110%। इसका बढ़िया सा तुम स्क्रीनशॉट लेना, उसके बाद देखना मैं सवालों का लेवल धीरे 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 बढ़ाता चला जाऊंगा, आपको भी मजा आ जाएगा। बोले हाँ सर यार मजा तो आया सर, है ना? चलो आ जाओ, इसका बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आ जाओ बेटा, देखो एक और बहुत बढ़िया सा सवाल मैं आपको दिखाता हूं, देखना अच्छा लगेगा आपको बहुत, है ना? क्या सवाल है? बोला गया कि आप मान लीजिए कि ये है आपकी धरती माता और ये है एक मासलेस स्प्रिंग। ओके, ऐसा स्प्रिंग है जिसका कोई मास नहीं है और इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो दिया गया है 10 न्यूटन पर मीटर। ओके, स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दे दिया है ना। और क्या बोला? बोला कि ये जो लेवल है ना, ये लेवल इस लेवल से कहीं ऊपर एक डब्बा रखा हुआ है एम मास का, ठीक है? और ये जो एम मास है ये कितना दिया गया है? एम मास आपको दिया गया है 1 kg। ओके, एम मास आपको दे दिया 1 kg। ओके, और कितना ऊपर रखा गया है? बोला यहां से 1 मीटर ही ऊपर रखा गया है, ठीक है? और फिर बोला कि ऊपर रख करके ना उसे बोला वहां से हमने रिलीज कर दिया। क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। ओके, तो रिलीज कर दिया। तो रिलीज करेंगे तो क्या होगा? रिलीज करते ही जैसे ही यहां से छूटेगा आकर के स्प्रिंग से टकराएगा और टकराने के बाद यहां तो रुकने से रहा और नीचे जाएगा, तो और नीचे जाएगा तो स्प्रिंग दबेगी। बोलो दबेगी कि नहीं दबेगी? तो स्प्रिंग तो दबेगी और स्प्रिंग दब करके फाइनली कुछ तो ऐसी हो जाएगी। तो बस आपको यही बोला गया है कि बताइए स्प्रिंग कितनी दब गई है ना, कितनी दब जाएगी, एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है? ये सवाल आपको पूछा गया है। क्या सवाल पूछा है? कि फाइंड आउट द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। ओके, कि स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन है ये बताइए, ये सवाल है। मैं तो कहता हूं अगर आपको बात समझ आई हो ना तो आप एक बार क्या करो, वीडियो को यहां पर स्टॉप कर दो और वीडियो को स्टॉप करने के बाद उसके बाद देखो कि आप कर पाते हो क्या इसको। अरे बोलो, करोगे? ट्राई करोगे? एक बार करके देखो। आप ये पूछना खुद से कि स्प्रिंग में क्या, के सिस्टम में कितने फोर्सेज हैं और फिर भाई कौन कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव है, कोई नॉन कंजर्वेटिव है, तो क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उसके अकॉर्डिंग इसको लिखने का प्रयास करना, ठीक है? आ जाएगा पक्का, बता रहा हूं। देखो ट्राई करके देखो। हाँ, कर रहे हो ना? पक्का करो करो करो। गाना मत सुनो, सवाल करो। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। करा? मैं तो गाना गा लिया ऐसे, है ना? अच्छा देखो, सुनो मेरी बात सुनो। तो क्या करा हमने सबसे पहले खुद से सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा? कि भैया बताइए सिस्टम में कितने फोर्स मौजूद हैं। तो सिस्टम में एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है, एक इसके अलावा क्या मौजूद है? स्प्रिंग फोर्स मौजूद है कि नहीं? जब आपने इसको यहां से छोड़ा तो डब्बा आया नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, फिर स्प्रिंग से टकराया तो स्प्रिंग दबी, तो स्प्रिंग में क्या आ गया? स्प्रिंग फोर्स आ गया, है ना? फिर बाद में उछलेगा, ये होगा वो होगा, तो बाद की बात है। परंतु अभी हमें ये बात ध्यान देनी चाहिए कि हाल फिलहाल तो ये जो सिस्टम है इसमें कितने फोर्स हैं? इसमें 2 फोर्स मौजूद हैं। बोलो आ रहा है क्या? अरे पक्का। कौन कौन से फोर्स आए? एक तो आया ग्रेविटेशन फोर्स, एक आया स्प्रिंग फोर्स, और वो दोनों ही कंजर्वेटिव होते हैं। बोला आया कि नहीं आया? वो दोनों ही कंजर्वेटिव होते हैं। तो अगर दोनों के दोनों फोर्सेस अगर कंजर्वेटिव हैं तो मुझे वर्क एनर्जी थ्योरम की बजाय मुझे डायरेक्टली उसका वो जो फाइनल जो सबरूप था वो इस्तेमाल कर देना चाहिए। क्या होता है वो? अरे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि ये कहता है कि इफ ओनली द कंजर्वेटिव फोर्सेस आर प्रेजेंट इन द सिस्टम देन वी कैन अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड। तो लगा दो, लो आ जाओ। तो क्या बोला गया कि टोटल एनर्जी इनिशियल शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। बोलाया इनिशियल से क्या मतलब है? कि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल
इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल और प्लस साथ में क्या आएगा बोलो, ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल। बोलो आया? अरे पक्का? सोच ले। अब आ जाओ मेरी बात सुनो। देखो तो बेटा अगर मैं ये बोल दूं कि मैं इस लेवल को जीरो लेवल मानूंगा, ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि मैं इस लेवल को जीरो लेवल मानूंगा, तो आप ध्यान से देखिए, तो इनिशियली तो ये जो m मास का जो डब्बा है ये जीरो लेवल से ऊपर है। कितना ऊपर है? 1 मीटर ऊपर है। और जीरो लेवल के अगर ऊपर है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव लिखी जाती है, जीरो लेवल के अगर नीचे है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव लिखी जाती है। सब बातें मैंने बताई हैं। अरे बताइए ना, हाँ ध्यान से देखो। तो इनिशियली जो डब्बे की जो पोटेंशियल एनर्जी लिखी गई वो लिखी गई mgh, और m कितना है? 1 है, g कितना है? 10 है, और h कितना है? वो भी 1 है। तो जो इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी लिखी गई वो लिखी गई 10। कितनी लिखी गई? 10। बोल बात समझ आ गई? और इसको तो बस यहां से रिलीज ही किया था। तो जब रिलीज किया था तो इसकी कोई एनर्जी नहीं थी, काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, तो इसकी वेलोसिटी भी जीरो थी। तो बेटा जो काइनेटिक एनर्जी थी इनिशियली वो कितनी है? जीरो है। अब ध्यान से सुनो, फाइनली क्या हुआ? फाइनली बेटा ये जो डब्बा है इस पर आकर के टकराया और टकरा करके इसको नीचे ले गया। अब सुनना, जीरो लेवल से नीचे ले गया। कितना नीचे ले गया? x नीचे ले गया। कितना नीचे? x नीचे। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लिखी गई नेगेटिव। कितनी? 1 इंटू 10 और इंटू x माइनस का, तो वो माइनस मैंने पहले लिख दिया है। तो कितना आया? mgh 1 इंटू 10 इंटू x माइनस का, तो कितना आया? 10x। कितना आया? 10x। और सुनो, अभी पोटेंशियल एनर्जी पूरी नहीं हुई, अभी पोटेंशियल एनर्जी और भी है। सर कौन सी है और? अरे स्प्रिंग भी तो दब गई x। तो अगर स्प्रिंग दब गई तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कौन लिखेगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। सर पहले तो नहीं लिखी थी। अरे स्प्रिंग तो पहले खुली हुई थी ना, तो पहले तो स्प्रिंग में कोई एनर्जी स्टोर्ड नहीं थी, और बाद में कितनी हो गई? हाफ के एक्स स्क्वायर हो गई। तो लिख दो उसको भी। तो हाफ इंटू के वो की 10 है, और इंटू एक्स स्क्वायर है ना, तो कितना आएगा? 10/2 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब कितना? 5x स्क्वायर। बोलो बात समझ आ गई? अरे पक्का? अरे सोच लो। अब सुनो, तो सवाल में बोला गया था कि फाइंड आउट द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। बेटा जब फाइनली देखो, जब स्प्रिंग नीचे दब रही होगी तो डब्बे की रफ्तार धीरे धीरे घट रही होगी, तो क्या होगा? एक समय ऐसा आएगा जिस समय डब्बे की रफ्तार बिल्कुल जीरो हो जाएगी और उस समय जो स्प्रिंग है वो मैक्सिमम दबी रहेगी, क्योंकि इसके बाद तो ये उसे वापस ऊपर उछाल देगी, है कि नहीं? तो जब मैक्सिमम कंप्रेशन की बात की जाएगी, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, मैक्सिमम कंप्रेशन, है ना। तो जब मैक्सिमम कंप्रेशन की बात की जाएगी तो उस समय डब्बे की जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? अरे जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जीरो। तो हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखने की तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्या होने वाली है? जीरो ही होने वाली है। आ गया ना पक्का? अब देखो क्या इक्वेशन आपके पास बनी हुई है, बस उसको सॉल्व कर दो। तो देखो ये आ रहा है कितना? 10 इज इक्वल टू माइनस 10x और प्लस साथ में 5x स्क्वायर, है ना? ऐसा ही है ना? यहां से 5 उड़ा दो तो देखो क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 2 इज इक्वल टू माइनस 2x और प्लस साथ का 5x स्क्वायर। आया है ना? तो देखो ये क्या बन गया? ये बन गया 5x स्क्वायर और माइनस का 2x, इस 2 को इधर ले आए तो माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है? और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हमें सॉल्व करने आते हैं। बोलो आते हैं कि नहीं आते? तो बेटा इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो x की जो पॉजिटिव वैल्यू होगी बस वही आपका आंसर हो जाएगी। बोलो आया कि नहीं आया? वही क्या आ जाएगा? स्प्रिंग में कंप्रेशन आ जाएगा। जो भी x की पॉजिटिव वैल्यू आएगी बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो क्या आसान सवाल है क्या? दिखने में तो लग रहा था यार पता नहीं क्या सवाल है क्या नहीं है, पर जब सॉल्व हो गया तो अब आसान लग रहा है। लग रहा है कि लग रहा? मेथड वही है कि अपने आप से आप पूछिए कि सिस्टम में कितने फोर्स मौजूद हैं और कौन कंजर्वेटिव है कौन नॉन कंजर्वेटिव है। अगर सारे कंजर्वेटिव ही निकल आए तो डायरेक्टली आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकाल दीजिए, है ना। और अगर उसके अलावा कोई और फोर्स मौजूद हो जाए, कोई एक्सटर्नल फोर्स हो, कोई सूडो आ जाए, कुछ ये आ जाए, कुछ वो आ जाए, तो उस समय क्या लगा देनी है? वर्क एनर्जी थ्योरम के सम ऑफ ऑल द वर्क डन शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। बोल आ गया पक्का? अरे सोच ले। चल ठीक है, इसका बढ़िया सा स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद देखना मैं सवालों का लेवल थोड़ा थोड़ा करके उठाता हूं अब, ठीक है? करो, आ जाओ बेटा। देखो तो अब क्या है, सवालों का लेवल धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ रहा है। ओके, तो अब थोड़ा सा मजा आएगा, है ना। आ जाओ। देखो तो क्या सवाल बोला गया? सवाल इस तरह से बोला गया है कि मान लीजिए कि बेटा ये है हमारी धरती माता, ठीक है, और धरती माता है और यहां पर क्या है ना, यहां पर है एक 2m मास का डब्बा, ठीक है, 2m मास का डब्बा जो कि यहां से आप समझिए किसी h हाइट पर रखा गया है, ठीक है। ये h हाइट हमें पता नहीं है, ओके। और इस 2m मास के डब्बे पर ऊपर एक इस तरह से एक स्प्रिंग कनेक्टेड है और उस स्प्रिंग से ऊपर एक और डब्बा कनेक्टेड है जिसका मास है m, ओके। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम इस तरह से है, ठीक है। अब बोला गया
कि अगर इन दोनों डब्बों को यहां से ऐसे रिलीज कर दिया जाए, है ना, स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो K है, आपको दिया गया है, ठीक है। तो अगर बोला गया कि इन दोनों डब्बों को यहां से अगर रिलीज कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा कि भाई पहले 2m मास का डब्बा नीचे गिरेगा, फिर m मास का डब्बा उसके साथ साथ ऊपर नीचे आ रहा होगा, है कि नहीं? बोलो होगा कि नहीं होगा? अब ध्यान सुनना। तो बोला गया कि ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, मेरे साथ साथ लिख लो सवाल तो, है ना, ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड द 2m मास, द 2m मास does not rebound, does not rebound। बोला एक बार जैसे ही 2m मास का जो डब्बा है वो जमीन को स्ट्राइक करता है तो उसके बाद इट डज नॉट रीबाउंड, ऐसा बोल दिया। इसका मतलब कि जो कोलिजन है वो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, गया और जाकर के वहीं पर सेट हो गया, ऊपर नहीं उछला, ठीक है। हालांकि मैंने अभी आपको कोलिजन नहीं पढ़ाया है, यहाँ पर आगे आने वाले समय में पढ़ाया जाएगा, पर इतनी बातें यहाँ पर अभी की जा सकती हैं, बेसिक बातें, क्या कि जाकर के वहां पर स्ट्राइक हो गया और स्ट्राइक होके बाद सेट हो गया, उसके बाद वापस से रिबाउंड नहीं किया, ठीक है। फिर क्या बोला गया? अब सवाल पूछा जा रहा है कि व्हाट शुड बी द, मैं यहां पर बैठ जाता हूं, क्या बोला गया कि व्हाट शुड बी द, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं इस समय? थोड़ा थोड़ा देख पा रहे होंगे, है ना। बोला गया कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ H। बोला गया जो H है ना, इस H की मिनिमम वैल्यू क्या हो, सो दैट द 2m मास, so that the 2m mass lifts up again, इस तरह से बोला गया कि पहले तो जब भी जमीन से जाकर के स्ट्राइक किया तो उसके बाद बोल रहा है कि बिल्कुल भी वापस से नहीं उठता, पर बोला कि फिर कितनी वैल्यू इसकी होनी चाहिए 2m मास की कि ये दोबारा से लिफ्ट अप कर जाए। बोल आया? सवाल समझ आया? मैं तो कहता हूं फिर से वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दो और एक बार फिर से करने का ट्राई करो, खुद से पूछो कि क्या क्या फोर्सेज हैं सिस्टम में और कैसे काम होना चाहिए, फिर मजा आएगा तुम्हें। करके देखोगे ना एक बार, मम्मी का समय तुम्हारे पर, वीडियो को एक बार स्टॉप करना, खुद से करने का ट्राई करना, एटलीस्ट सोचना जरूर कि एकदम यार सर हमारे से पूछना क्या चाह रहे हैं सवाल में, है ना, उसके बाद फिर बनेगी बात, है ना, फिर मैं करा दूंगा, मैं तो कराना ही है यार, इसीलिए तो आया हूं यार, है ना। करके देखो एक बार। सुन रे सुन बेलिया तूने धोखा दिया, मुझे नहीं दिया है, मैं तो गा रहा हूं बस। अच्छा मतलब है धोखा दिया गा रहा है मास्टर, है। करो सवाल करो, चलो करा तुमने, मैं कराऊं अब पक्का। चल सुन, देख ध्यान से देख बेटा, तो ऐसा कुछ हिसाब किताब है, देखो मैं इसी डायग्राम को आगे कंटिन्यू करता हूं, ठीक है, इसी डायग्राम को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। इसी तरह से डायग्राम के माध्यम से मैं बहुत चीजें सिखाऊंगा आपको, है ना। देखो क्या हुआ कि एट t इज इक्वल टू 0 आपने क्या किया था, इसको यहां से रिलीज कर दिया था, और फिर क्या हुआ कि ये जो 2m मास का डब्बा है ये यहां पर आकर के इस तरह से स्ट्राइक कर गया, बोलो कर गया, तो उसके साथ साथ जो स्प्रिंग है वो भी नीचे आई होगी, और भाई सिस्टम पूरा भी इस समय फ्री फॉल में है, तो जो एक्सेलरेशन 2m का है वही एक्सेलरेशन m का भी है, और दोनों इस तरह से फ्री फॉल में ऐसे नीचे गिर रहे हैं। तो अभी तो ये स्प्रिंग बिल्कुल भी दबी नहीं है, अभी नहीं दबी हुई, अभी तो ये अपनी नेचुरल लेंथ में ही है बिल्कुल, है ना। जो लेवल पहले था वही लेवल में मार्क कर रहा हूं, देखो ध्यान से देखो, है ना। तो ये रहा, अभी ये है m मास का डब्बा, ओके, अभी ये बिल्कुल अपनी नेचुरल लेंथ में ही है। पर अब आप सोच करके देखिए बेटा कि अगर ये 2m मास का डब्बा h हाइट नीचे गिरा तो ये m मास का जो डब्बा ये भी तो h हाइट नीचे गिरा है, और अब अगर ये h हाइट नीचे गिर चुका तो इसकी नीचे की तरफ एक वेलोसिटी आ चुकी है जो कि है √2gh, जो कि कितनी है √2gh। ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही सवाल कराया था आपको कि अगर m मास का डब्बा h हाइट नीचे गिर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी √2gh, अंडर रूट भूल गया था मैं, √2gh। बोलो बात समझ आ गई? अरे पक्का। अब आप सोचो बेटा, अभी तक ये स्प्रिंग बिल्कुल भी दबी हुई नहीं है, अब क्या होगा कि ये इस वेलोसिटी की वजह से नीचे जाना चाहेगा, क्योंकि इसका एक मोमेंटम है कि नहीं भाई साहब, मास इनटू वेलोसिटी है कि नहीं मोमेंटम। तो जैसे जैसे अभी नीचे जाना चाहेगा तो स्प्रिंग जो है वो दबना शुरू कर देगी, बोलो दबना शुरू कर देगी कि नहीं कर देगी? हाँ सर बात तो समझ आई। और जब स्प्रिंग दब रही होगी तो इस m मास को क्या बोलेगी कि अरे रुक जा, अरे रुक जा, अरे रुक जा, ऐसे बोलेगी। और ये जो 2m मास का डब्बा है इसको बोलेगी कि अबे तू नीचे चला जा, और नीचे चला जा, और नीचे चला जा। क्यों? क्योंकि मैं दबना नहीं चाहती हूं, ये ऊपर वाला दाना मेरे ऊपर आ रहा है, तो तू ही नीचे चला जा कम से कम। बोला आया कि नहीं आया?
बोला हाँ सर। तो जब ये दबना शुरू कर देगी तो उस समय जो 2m मास का डब्बा है इस पर स्प्रिंग फोर्स लगाएगी नीचे के तरफ, और ये जो m मास का जो डब्बा है इस पर स्प्रिंग फोर्स लगाएगी ऊपर के तरफ। इसको बोलेगी रुक जा, अरे रुक जा, इसको बोलेगी नीचे हो जा, नीचे हो जा। बोला आया कि नहीं आया? बोला हाँ सर बात तो सही है। अब सोचो अगर इस 2m मास के डब्बे को उठना है तो ये उठा तो इसको स्प्रिंग ही सकती है ऊपर, अब स्प्रिंग तो इस पे नीचे फोर्स लगा रही है, तो भाई साहब स्प्रिंग इसको कैसे उठाएगी? नहीं उठाएगी, तो बिल्कुल नहीं उठाए। पर सोचो होगा क्या कि फाइनली ये जब धीरे धीरे जाकर के स्प्रिंग को दबा रहा होगा तो स्प्रिंग के अंदर एनर्जी बढ़ती चली जाएगी और इसकी खुद की एनर्जी घटती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी स्प्रिंग फोर्स की वजह से, है नहीं? स्प्रिंग ऊपर फोर्स लगा रही है तो इसकी रफ्तार धीरे धीरे घटती चली जाएगी, और जब जाकर के बेटा इसकी रफ्तार 0 हो जाएगी उस समय क्या होगा? रफ्तार 0 होते ही वहां पर रुकेगा और उसके बाद से वापस रिबाउंड करेगा, है कि नहीं? अब ये देखो क्या हुआ, m मास का डब्बा नीचे गया और वहां पर जाके क्या करेगा? रिबाउंड करेगा। तो आ जाओ देखो फिर से मैंने सेम लेवल दोबारा मार्क किए, देखो आ जाओ सेम लेवल, बिल्कुल एकदम बिल्कुल सेम लेवल मैं फिर से मार्क कर रहा हूं। देखो क्या होगा कि ये था हमारे पास वो 2m मास का डब्बा, ओके, और ये है हमारे पास वो स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k, और ये है वो m मास का डब्बा, ओके। बोलो बात समझ आ गई? तो पहले इस सेम लेवल पर जो रफ्तार नीचे की तरफ थी √2gh अब वो ऊपर की तरफ हो जाएगी √2gh। हाँ ये तो बात समझ आती है कि जो रफ्तार पहले नीचे की तरफ थी √2gh अब वो ऊपर की तरफ हो जाएगी √2gh। बोला हाँ सर बात समझ आई सर आपकी, है ना? अच्छा इससे क्या होगा? अब इस रफ्तार की वजह से ये यहाँ पर रुकने वाला तो है नहीं, अभी यहाँ से और ऊपर जाना चाहेगा। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? हाँ सर ऊपर तो जाएगा। क्यों जाएगा? इस मोमेंटम की वजह से जाएगा, है ना? देखो फिर से मैं सेम लेवल दोबारा मार्क कर रहा हूं, है ना? देखो कितनी बार डायग्राम बनाया मैंने, देखो सवाल सॉल्व करने के लिए ऐसे करना पड़ता है बेटा, समझाने के लिए। आसान काम नहीं है ये मास्टरी। बच्चे सोचते हैं मास्टर करता क्या है कि नहीं? आते हैं स्कूल में, हमारे को कूटते हैं, 4 बातें करते हैं आपस में और चले जाते हैं। बेटा मास्टरी आसान काम नहीं है ना? सुनो यहाँ देखो, हुई 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 हुई, देखो अरे मैंने सही बना दिया, ऊपर नीचे बना दिया ना, ऊपर बनाता हूं इसको थोड़ा सा, रुको इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा मिटाते हैं इसको और फिर से बनाएंगे। लो, है ना? ऐसे लेवल तो ये वही है ना? लेवल तो वही है, पर अब क्या होगा? अब यहां से जो स्प्रिंग है ये थोड़ी सी खिंच चुकी है और खिंच करके ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे ऐसे, है ना? ऐसे खिंच चुकी थोड़ी सी, और ये जो m मास का डब्बा है ये कहीं तो हल्का सा ऊपर ऐसे पहुंच चुका। बोल पहुंच चुका क्या? अरे पक्का, है ना? यहां से कहीं ना कहीं हम लोग कह देंगे मान लो x ऊपर ये पहुंच चुका। बात समझ आ गई? अरे पक्का। और वहां जाकर के हमने बोला मान लो कि इसकी रफ्तार हो गई 0। ऐसा ही तो होगा कि मान लो यहाँ पर कोई ना कोई रफ्तार है तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो स्प्रिंग से नीचे खींचेगी, बक साले नीचे आ, पहले मेरे को दबा रहा था अब मेरे को खींच रहा है, बक नीचे आ, तो उसको खींचेगी नीचे की तरफ, है ना? तो इस वाले डब्बे पर जो स्प्रिंग फोर्स है वो लग रहा होगा नीचे की तरफ। और सुनो इस 2m मास के डब्बे को स्प्रिंग क्या बोलेगी कि ये तो ऊपर ले जा रहा है मुझे, तू ऊपर आ, तू ऊपर आ, तू ऊपर आ। ओ हो, ध्यान सुनो। इस समय क्या होगा कि यार ये 2m मास का जो डब्बा है ना यार, इसकी टेंडेंसी हो जाएगी ऊपर की तरफ उठने की, क्योंकि जो स्प्रिंग फोर्स है इस पर लग रहा होगा ऊपर की तरफ। बोला आया कि नहीं आया? बोला हाँ सर अब आपकी बात समझ आई सर, है कि नहीं? ये जो ऊपर वाला जो डब्बा है स्प्रिंग इसको बोल रही है नीचे आजा, मेरे को जी लेने दे शांति से, पहले दबा रहा तब खींच रहा है कि नहीं यार? है ना? इसको खींच रही नीचे और इसको स्प्रिंग उठा रही ऊपर, ऐसे ऊपर उठा रही है। हाँ बात तो समझ आई सर, है ना? अब मेरी बात सुन बेटा, देख ध्यान से देख। तो जो 2m मास का डब्बा है ना इसके ऊपर जो फोर्स है वो नीचे लगा हुआ है 2mg। कितना लगा हुआ है? 2mg इस पे नीचे लगा हुआ है। तो अगर मैं ये चाहूं कि इस 2m मास के डब्बे को जस्ट लिफ्ट अप करना है, बस हल्का सा उठना है, तो क्या जो स्प्रिंग फोर्स है क्या इसको 2mg से बस 0.0000000000001 नहीं ज्यादा होना है? बोला हाँ सर बात तो समझ आई। मतलब अगर ये F स्प्रिंग अगर 2mg से बस इतना सा हल्का सा भी ज्यादा हो जाए तो क्या काम बन जाएगा? बोला हाँ सर बात तो समझ आई, है ना? इसका मतलब कि बेटा अगर ये स्प्रिंग फोर्स अगर नियरली इक्वल टू 2mg हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। बोला आया? पक्का। अब सोचो स्प्रिंग तो कितना खींची हुई है? x खींचा हुआ है ना? तो स्प्रिंग फोर्स क्या लिखा गया? वो तो kx लिखी गई। इसका मतलब सामने कितना आया? 2mg, और x कितना आ गया? वो आ गया 2mg/k। मतलब अगर स्प्रिंग इतना खींच जाएगी तो वो इतना फोर्स लगा देगी कि जो 2m मास है ये ऊपर उठ जाए। बोला हाँ
इतना तो समझ आ गया। बोलो आ गया क्या? अरे पक्का है ना। अच्छा जी, तो इसका मतलब कि जो x है ना, x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2mg/k होनी चाहिए, ताकि ये जो 2m मास का डिब्बा है ये जस्ट ऐसे लिफ्ट अप हो जाए। बोलो आया? अरे पक्का, सोच लो 110%। अब सुनो मेरी बात बेटा, मैं ये वाला जो है ना हिसाब किताब, इसको मैं इनिशियल मान लेता हूं, इसको मैं फाइनल मान लेता हूं, और अब इनिशियल और फाइनल मान करके अब मैं काम को आगे बढ़ा रहा हूं। बोलो बात समझ आ रही है? पक्का। अब मेरी बात सुनिए बेटा, सिस्टम में कितने फोर्सेस हैं? सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है और स्प्रिंग फोर्स है, इनके अलावा तो कोई फोर्स नहीं है। और ये दोनों ही फोर्सेस कैसे हैं? कंजर्वेटिव हैं। तो डायरेक्टली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सकता है, और वही मैं कर भी रहा हूं। ठीक है, सुनिए मेरी बात, तो ध्यान से देखिए। तो टोटल एनर्जी इनिशियल शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। अरे टोटल एनर्जी फाइनल, तो पोटेंशियल इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल फाइनल और प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ऐसे लिखी गई। ठीक है, और इसी लेवल को मैं जीरो लेवल मान रहा हूं। ठीक है, मैं कह देता हूं, मान लो यही लेवल हमारा क्या है? जीरो लेवल है, पूरा का पूरा जीरो लेवल है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक मैंने क्या बोला? यही जीरो लेवल है। तो इस जीरो लेवल के नीचे सब कुछ नेगेटिव, इसके ऊपर सब कुछ पॉजिटिव। बोलो बात समझ आई? पक्का। अब लिखना शुरू करते हैं, आ जाओ। तो ये जो m मास का डब्बा है ये तो जीरो लेवल पर ही है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो हो जाएगी जीरो। ये 2m मास का डिब्बा जीरो लेवल से नीचे है। कितना नीचे है? आप देखो, h हाइट नीचे है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? -2m और g और साथ में h, इतना आ गया। इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो, पर इसकी काइनेटिक एनर्जी तो है ना, और वो कितनी है? हाफ mv²। ओके, तो वो कितनी आ जाएगी? हाफ और m और v², v माने √2gh और उसका स्क्वायर है ना, तो वो जाएगा सिंपली 2gh, है ना। और स्प्रिंग की कोई पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि ना तो वो दबी हुई है और ना वो खिली हुई है। मतलब क्या खिली हुई, मतलब क्या खिंची हुई है कि नहीं? अच्छा, और इज इक्वल टू क्या लिखें? इज इक्वल टू हमें फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है ना। अब मेरी बात सुनो, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दोनों ही लिखनी है ना। अब देखो, तो अगेन ये जो 2m मास है ये तो यहां से कितना नीचे है? h हाइट नीचे ही है। बोलो बात समझ आई? तो देखो ध्यान से देखो, कितनी लिखी गई? -2mgh लिखी गई, प्लस अब देखो ये जो m मास है ये यहां से x ऊपर आ गया है। बोलो आया कि नहीं आया? पक्का है ना। तो देखो क्या लिखा गया? ये लिखा गया m और g और x लिखा गया, है ना। अब देखो स्प्रिंग भी तो खिंची हुई है, तो स्प्रिंग के अंदर भी तो एनर्जी स्टोर होती है। कितनी? हाफ के x² स्टोर होती है ना। तो कितना आ जाएगा? बोलो, ये जाएगा हाफ और k और x², और फाइनली डब्बे की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो गई? जीरो हो गई। बोलो आया? अरे पक्का। अब बहुत ध्यान से देख बेटा, तो -2mgh ने तो -2mgh को मार दिया। ये इक्वेशन है उस तरफ लिखी गई थी, कहीं सोचो कि बराबर करके कैसे काट रहा है। ये इनिशियल वाली टर्म है और ये फाइनल वाली टर्म थी। ठीक है, अब देखो क्या बना हुआ है, एक 2 ने भी एक 2 को मार दिया, तो बराबर के निशान के इस तरफ तो क्या बचा हुआ है? सिर्फ mgh बचा हुआ है, और सामने क्या बचा हुआ है? देखो ये बचा हुआ है mgx, है ना। तो mgx देखो, m और g और x की वैल्यू देखो कितनी है? वो है 2mg और बाय k, ये बना हुआ है। बोलो आ रहा है क्या? और प्लस हाफ k² है ना, हाफ और k और x² मतलब कितना? बोलो, ये आ जाएगा 4 और m² और g² और डिवाइडेड बाय k²। बोलो आया है क्या? है ना। तो ध्यान से देख, तो इसने इसको मार दिया, ये 2 आया, इसने इसको मार दिया, नीचे k बच गया। तो ये क्या हो गया? ये हो गया mgh इज इक्वल टू, ये आ गया 2m² और g² और डिवाइड बाय k, प्लस ये भी कितना बन गया? देखो 2m² g² बाय k ही बचा है, क्योंकि एक k तो नीचे से कट चुका है ना। तो कितना बना? 2m² g² और डिवाइड बाय k। अब आप बहुत ध्यान से देखें, तो एक mg से तो एक mg मर जाएगा, तो यहाँ क्या बचा? h, और यहाँ सामने कितना बना? 2mg और बाय k, और यहाँ भी क्या बना हुआ है? 2mg बाय k, यही बना हुआ है। बोलो बात समझ आ गई? तो देखो जो हाइट हमें निकालनी थी वो कितनी आ गई? वो आ गई 4mg बाय k। इसका मतलब कि आपको इस पूरे सिस्टम को यहां से कम 4mg बाय k ऊपर से छोड़ना पड़ेगा, ताकि जब ये जाकर के स्ट्राइक करे और ये वापस उठे तो ये 2m मास का जो डब्बा है ये भी वहां से वापस उठ जाए। बोलो आया? अरे पक्का है ना। दिखने में सवाल मुश्किल है, परंतु वाकई में सवाल मुश्किल नहीं है। अगर आपको कंसेप्ट आते हैं तो मुश्किल नहीं है, और कंसेप्ट नहीं आएंगे तो प्राण निकल जाएंगे बेटा। सवाल नहीं होंगे तो जेई कैसे निकालेंगे हम लोग? बोलो आया कि नहीं आया? अरे पक्का
सोच ले। चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, उसके बाद आप क्या करो, इसका बढ़िया सा एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा। आ जाओ, देखो और सवाल बनाते हैं हम लोग, आ जाओ। तो कैसा कैसा सवाल और पूछ सकता है, और देखो ऐसा सवाल पूछ सकता है, देखो पूछा भी गया है, बोला गया कि मान लीजिए कि ये है एक दीवार, ओके है ना, और ये है धरती माता। तो बोला ठीक है, ओके, बात समझ आई है ना। बेटा मैंने बोला कि मान लीजिए ये है स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ, ठीक है, यहां पर आकर के स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, पर हमने क्या कर रखा है ना कि स्प्रिंग को हल्का सा अंदर दबा रखा है। तो देखो दबाने के बाद जो स्प्रिंग है वो कुछ ऐसी दिख रही है, ठीक है, और वो जो टू, इसके साथ एक डब्बा है m मास का, और इस m की वैल्यू आपको दी गई है कि ये 1 किलो है, ठीक है, और स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो भी आपको दिया गया है कि वो 50 न्यूटन पर मीटर है, ठीक है, और हमने स्प्रिंग को कितना दबा रखा है वो भी आपको दिया गया है कि इसको पीछे के तरफ 2 मीटर दबाया गया है, ठीक है। ये जो स्प्रिंग और डब्बा है ये एक दूसरे से अटैच्ड नहीं है, ठीक है, स्प्रिंग यहां पर थी और एक m मास का डब्बा इसके आगे रख करके बस इसको दबा दिया गया। तो स्प्रिंग और डब्बा आपस में अटैच्ड नहीं है, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं पर ये आपस में अटैच्ड नहीं है, ऐसा सवाल में बोला गया है कि आपस में अटैच नहीं है ना। और बोला गया कि जो धरती माता है ना, इस धरती माता पर इस नेचुरल लेंथ के आगे, ये तो बोलता हूं टोटली, है ना, क्या बोला गया कि ये जो धरती माता है ना, इस धरती माता पर एक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.5। क्या है? 0.5। बोल बात समझ आ गई। तो होगा क्या कि जैसे ही हम यहां से इसको रिलीज करेंगे, है ना, जैसे ही हम यहां से इसको रिलीज करेंगे तो स्प्रिंग की सारी की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डब्बे की काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी, और डब्बा आगे जाएगा, स्प्रिंग तो यहीं तक जाएगी बस इसके साथ, उसके बाद तो स्प्रिंग इसको छोड़ देगी और डब्बा जो है वो आगे निकल जाएगा, और फिर धीरे धीरे फ्रिक्शन की वजह से इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो घटती चली जाएगी, और एक जगह ऐसी आएगी जहां पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो वहां पर जाकर के डब्बा रुक जाएगा। तो सवाल यही बोला गया, क्या बोला गया कि फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट of the block before it stops, ठीक है, इस तरह से बोला गया। क्या बोला गया? provided that the spring is not attached to the ब्लॉक, ठीक है, स्प्रिंग से वो बिल्कुल भी अटैच नहीं है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। चलो मैं तो कहता हूं वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो, उसके बाद खुद से करने का ट्राई करो, देखो किस सिस्टम में कितने फोर्सेस हैं, कोई कंजर्वेटिव फोर्स है, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी है कि नहीं, है ना, उसके बाद उसे बैठाने की कोशिश करो, देखो बहुत मजा आ जाएगा। करोगे एक बार ट्राई कर लो। मैं तो भाई साहब यहीं बैठा हूं कोने में एकदम साइड में, सवाल तुम्हें साफ दिख रहा है ना, करो, ट्राई करो। शिव शंकर भोले भाले आजा भंग का भोग लगा ले, तेरे नाम पे पड़ गए पाले। हाँ जी, करा तुमने सवाल ट्राई किया पक्का? चल देखा जा, सुन। तो मैंने जैसे कि तुम्हें बताया था, तुम्हें ध्यान क्या रखना है, बस यही ध्यान रखना है कि सिस्टम में कितने फोर्सेस मौजूद हैं। आप पूछो खुद से कौन कौन से फोर्स हैं। एक तो स्प्रिंग फोर्स है ना, और डब्बा तो ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का तो कोई मतलब है ही नहीं उसमें, है ना, ठीक है जी। ग्रेविटेशनल फोर्स तो तब काम करता है जब डब्बा ऐसे ऐसे मूव कर रहा है कि नहीं, वर्टिकल प्लेन में, ऐसे तो क्या ही मतलब है उसका, है ना, कोई मतलब नहीं है, ठीक है जी। तो एक तो सिस्टम में मौजूद है स्प्रिंग फोर्स, और दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स भी तो है, और फ्रिक्शन फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता, है ना, फ्रिक्शन फोर्स कोई कंजर्वेटिव फोर्स थोड़ी है, वो तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसका मतलब हम लोग डायरेक्टली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर वर्क एनर्जी थ्योरम इस्तेमाल की जा सकती है ना। और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, सुनो, वर्क एनर्जी थ्योरम तो ये कहती है कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इस समय देखो सिस्टम में बस यही दो हैं, कंजर्वेटिव फोर्स के नाम पे स्प्रिंग फोर्स है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के नाम पे क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स है। इसके अलावा तो कोई फोर्स नहीं है, नहीं तो सब लिख देता मैं लाइन से। देखो, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। बोलो बात समझ आ गई? अब इस बात का जवाब दें
कि इनिशियली इस समय जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी वो कितनी है, हमने इसको रिलीज किया था, तो इस समय तो इसकी v कितनी थी, 0 थी, और फिर फाइनली कहीं ना कहीं जाकर के ये स्टॉप कर जाएगा। तो जब स्टॉप कर जाएगा तो वहां भी इसकी v रहेगी 0। तो इनिशियली भी काइनेटिक एनर्जी 0 थी, फाइनली भी काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो जो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी है वो तो 0 है। बोलो है कि नहीं? अरे पक्का, अरे सोच ले। बोला हाँ सर 0 है। अच्छा जी, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, बेटा आपको अगर याद है स्टेटमेंट जो कि लेक्चर के शुरू में भी मैंने में बोला था कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बोलो यही होता है, एंड प्लस वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और यहां पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन है, फ्रिक्शन, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। बोलो आया कि नहीं आया? पक्का। अच्छा जी, तो जो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। बात समझ आई? अरे पक्का। अब याद करो, अगर आप फ्रिक्शन देख कर क्या रखे हो, अगर आप वो वीडियो देख कर क्या रखे हो वर्क डन कैलकुलेशन वाली, बेटा जब ये डब्बा आगे की तरफ चलेगा, है ना, जैसे यहां कहीं बीच में मैं डब्बे को बनाना चाहूं, तो अगर ये डब्बा आगे की तरफ चल रहा है ना, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आगे है, तो इस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा वो पीछे लग रहा होगा, है कि नहीं? इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो आगे है, इस तरफ चल रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स पीछे है, वो तो पीछे लग रहा है। अब आप सोचिए, डिस्प्लेसमेंट में और फोर्स में जो एंगल है वो तो 180 हो गया, और जब 180 हो जाता है तो cos 180 तो -1 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शन जो है दैट इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव वैल्यू। बोला आ गया? अरे पक्का, अरे सोच ले, है ना। तो देखो, तो वर्क डन कैसा आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। बोल बात समझ आ गई? और होता क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन, तो है ना, तो ये हो जाएगा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स और इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब सोचो, यहां से डब्बा, और मैं कहता हूं यहां तक पहुंच गया, बेटा इस दूरी को ना मैं कुछ भी x मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? x मान लेता हूं। बोलो बात समझ आ गई? अरे पक्का, है ना। तो सवाल ये बोला गया कि फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक, है ना, फ्रॉम द मीन पोजीशन, ऐसा कह देता हूं, मान लो, ठीक है, फ्रॉम द मीन पोजीशन या फ्रॉम द नेचुरल लेंथ, ऐसा बोल देना चाहिए, फ्रॉम द नेचुरल लेंथ बिफोर इट स्टॉप्स, है ना। तो बेसिकली मुझे ये x की वैल्यू ही निकालनी है कि x की वैल्यू क्या होने वाली है। आप लोगों ने शायद x+2 निकाल दिया होगा, तो अकॉर्डिंगली आंसर मैच करा लेना, आ जाएगा वो, ठीक है ना। सुनो, आ जाओ। तो क्या आ गया, -FR और साथ में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहां से लेकर और यहां तक, बोलो कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये हो गया x+2। कितना हो गया, x+2, है ना। बोल बात समझ आ गई? और देखो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब के u फाइनल माइनस u इनिशियल। बोल बात समझ आ गई? अब मेरी बात सुनना, डब्बा जब बेटा यहां पर जाकर के रुक गया, तो उस समय तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में पड़ी हुई है, ना तो स्प्रिंग दब रही है ना तो खिंच रही है कि नहीं। तो फाइनली जो पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग की वो तो 0 ही है। बोलो है कि नहीं? अरे पक्का। इसका मतलब कि -FR और साथ में x+2 इज इक्वल टू -u इनिशियल। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? अरे पक्का। तो u इनिशियल, माइनस ने माइनस को मार दिया। अब फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होता है, याद करो, हमने बताया हुआ है पहले ही कि फ्रिक्शन फोर्स तो म्यू इंटू एन के बराबर होता है, और एन जो है नॉर्मल रिएक्शन, अगर मैं कहूं कि नीचे जो फोर्स है, यहां पर कर देता हूं, अगर नीचे जो फोर्स है वो mg है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो तो ऊपर लग रही होगी, और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो तो mg के ही बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी? mg के। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, म्यू mg, क्योंकि नॉर्मल किसके बराबर है, mg के बराबर है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा म्यू mg और साथ में x+2 इज इक्वल टू u इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, जो कि हाफ के x स्क्वायर के बराबर है ना। तो ये कितनी आ जाएगी, हाफ और साथ में k और साथ में x स्क्वायर। बोलो बात समझ आ गई? अरे पक्का, इसमें कोई खास बात नहीं है। बोलो बात समझ आ गई? बेटा ये वाला x और ये वाला x सेम नहीं है। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आप चाहें तो मैं इस x को कुछ s कर देता हूं। क्या कर देता हूं? s कर देता हूं, ताकि आपको मन में थोड़ा सा वहम ना रहे, है ना। और तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, ये भी s हो जाएगा। क्या हो जाएगा? s। और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी s हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। नहीं तो बच्चा बोलेगा ये भी x, ये भी x, x ने x को मार दिया। अबे वो नहीं है, वो ये जो x है ना, ये कंप्रेशन है इसके अंदर, और ये जो x मैंने पहले बोला था वो x ये वाला था, है ना। तो मैंने इसको चेंज करके s कर दिया ताकि आपको दिक्कत नहीं आवे, है ना। अब सुनो, तो म्यू mg, इसका मतलब देखो, आ जाओ, म्यू mg कैलकुलेट करो। म्यू कितना है, वो है 0.5, ठीक है, और m कितना है 1, और g कितना है 10, तो ये कितना हो गया, 5 हो गया। कितना हो गया, 5। तो ये आ गया 5, और साथ में s+2 इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। देखो हाफ के एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करो, के की वैल्यू दी है क्या, 50 दी है, तो देखो कितना आया, हाफ इंटू 50 और इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब ये आ गया 4, है ना। तो देख हम दो 4, ये आ गया 100। कितना आ गया,
100 आ गया। ओके, बहुत बढ़िया साहब, बात समझ आ गई। तो 100 आ गया है, तो ये 5 नीचे जाएगा तो कितना आ जाएगा बोलो? ये आ जाएगा s + 2 इज इक्वल टू कितना आ गया? तो 20 आ गया। तो भाई साहब s कितना आ गया? ये आ गया 18 मीटर। इसका मतलब कि जो डब्बा है वो 18 मीटर चल जाएगा रुकने से पहले। बोल बोल बोल, आया कि नहीं आया? अरे पक्का सोच लो। तो डब्बा जो है वो रुकने से पहले कितना चल जाएगा भैया? 18 मीटर चल जाएगा, है ना। अब सिस्टम में क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी मौजूद था, तो मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस्तेमाल नहीं कर पाया डायरेक्ट, मुझे यही इस्तेमाल करना पड़ा। और ये क्या था? ये थी वर्क एनर्जी थ्योरम। अबे जो देखने के लिए तुम आए हो, जो टॉपिक प्रिपेयर करने के लिए आए हो, वही तो है ये। आया है ना? पक्का सोच लो, 100% एकदम एकदम पक्का सोच ले। तू बोले थे अच्छा सा होमवर्क सवाल देके जाऊं, और होमवर्क सवाल दूंगा और इसको ना नीचे कमेंट करना, ठीक है। और कमेंट किया ना भाई साहब जिस बच्चे ने, उसको क्या दूंगा मैं? उसको मैं बहुत सारी शाबाशी दूंगा। और तो मैं गरीब आदमी में क्या दे सकता हूँ बेटा, है ना। सुनो देखो, यहाँ आ जाओ, तो नीचे कमेंट करके मुझे आंसर बताना उसका कि तुमने आंसर कितना निकाला। ओके, फिर जिसका करेक्ट आंसर होगा उसे मैं पिन करके ऊपर ले आऊंगा, ठीक है। सुनो क्या सवाल है, देखो सवाल कुछ ऐसा है। कैसा सवाल है? देख, आसान है, घबराइए मत। देख सुन, कहीं बोले कि खुद ने तो आसान किया, हमसे ऐसा करा रहा है। आसान सवाल है, सुन मेरी बात। देख, तो मैं बोला कि मान लो कि एक ना बेटा अपने पास यहाँ पर एक इंक्लाइंड प्लेन है, और इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल है वो है 37 डिग्री। ओके, 37 डिग्री पर एक इंक्लाइंड प्लेन है, और जो कि जमीन से आप मानिए कि 10 मीटर ऊंचा है, ठीक है। ये जो हाइट है ना, ये हाइट आपको दे रखी है कि 10 मीटर, यहां से लेकर और यहां तक की 10 मीटर की हाइट है। और यहाँ पर एक डब्बा इस तरह से ऊपर ऐसे रखा गया है m मास का। ये m मास आपको दिया गया है कि ये मान लीजिए 1 किलो ही है बस, ठीक है, 1 किलो है, ठीक है। और ये जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है ना, यहाँ पर इस इंक्लाइंड प्लेन पर भी बोला फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, उसको मैं μ1 बोल रहा हूँ, ठीक है, उसको मैं μ1 बोल रहा हूँ। और जो μ1 है वो है 0.2, बस 0.2 है वो, ठीक है। और ये जो नीचे जो धरती माता है, यहाँ पर जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो है μ2, ठीक है। इस μ2 को मैं 0.5 बोल रहा हूं कि वो 0.5 है, ठीक है। तो क्या होगा, जब ये डब्बा यहां से छूटेगा तो यहां तक नीचे जब आएगा तो सारी की सारी एनर्जी लेकर के नहीं आएगा, थोड़ी सी फ्रिक्शन खा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब इस सरफेस पर चलेगा तो यहां पर भी थोड़ी सी एनर्जी फ्रिक्शन खा जाएगा। और फाइनली क्या बोला गया कि यहां पर मौजूद है एक स्प्रिंग, ठीक है। फाइनली मौजूद है, यहां पर एक मौजूद है एक स्प्रिंग, और स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है K, ओके। और K की जो वैल्यू है वो आपको दी गई है 2 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, मतलब काफी फ्लेक्सिबल स्प्रिंग है, ठीक है। तो सवाल आपको ये बोला गया है कि देखो होगा क्या, होगा ये कि डब्बा यहां से फिसल करके यहां आएगा, फिर यहां चलेगा। आप इसको बिल्कुल स्मूथ मानना, ऐसा मत मानना कि यहां पर जर्क वर्क लगेगा तो पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ वहां पर, आप ऐसा मानना, ठीक है, कि डब्बा यहां से मूव करके यहां आया, फिर यहां चला, तो जाकर के जब वो स्प्रिंग से स्ट्राइक करेगा ना तो स्प्रिंग थोड़ा सा दब जाएगी। बोलो बात समझ आ रही है? तो आपसे बस सवाल यही पूछा गया है क्या, कि फाइंड आउट द कंप्रेशन। क्या बोला गया है? फाइंड आउट द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, फाइंड आउट द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, ओके, इस तरह से बोला गया है, ठीक है। और ये जो लेंथ है ना, यहां से लेकर और यहां तक की जो लेंथ है, ये भी आपको सवाल में दी गई है कि ये 2 मीटर है, ओके। ये 10 मीटर थी, याद रखना, कहीं कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है, इस तरह से। और अब मुझे नीचे कमेंट करके बताना आप कि स्प्रिंग कितना दब जाएगी, कर दोगे ना? अरे पक्का, कुछ नहीं, बस वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिखोगे तो उसमें 2 फ्रिक्शन का वर्क डन लिखा जाएगा, एक इसका लिखा जाएगा, एक इसका लिखा जाएगा। ये तो बिल्कुल आसान ही है, तो भी मैंने सिखाया। जब इसका वर्क डन लिखोगे तो उससे में आपको फोर्स देखना पड़ेगा, नॉर्मल देखनी पड़ेगी। एनएलएम अगर आता है तभी ये सवाल सॉल्व होगा, अगर एनएलएम नहीं आता तो नहीं होगा, ये है कि नहीं, क्योंकि अपने को इसमें नॉर्मल निकालना पड़ेगा, फिर नॉर्मल को म्यू से मल्टीप्लाई करके फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा। बोलो आया है कि नहीं आया, है ना। फिर अपने को ये लेंथ भी निकालनी पड़ेगी, है कि नहीं। देखो अगर इसको x मान लोगे तो x का जो cos थीटा है वो तो ये है, और x का sin थीटा ये है, तो x का sin 37 10 के बराबर है। तो x इंटू sin 37 कितना होता है? 3/5। तो x इंटू 3/5 शुड बी इक्वल टू 10, तो वहां से ये लेंथ आ जाएगी। बोलो आया कि नहीं आया? अब तो सारा बता ही दिया मैंने, कर दोगे ना एक बार? ट्राई करोगे नहीं करोगे? तो ट्राई करके नीचे आंसर जो है वो कमेंट में मेरे को बताना कि सर मेरा आंसर तो इतना आ रहा है, और ये भी बताना कि पढ़ाया हुआ समझ आया कि नहीं आया, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। पक्का एकदम करोगे, है ना। चलो तो इसका बढ़िया सा आप स्क्रीनशॉट लो और उसको ट्राई करना। ये आपका होमवर्क सवाल हो गया, है ना। होमवर्क सवाल करना और नीचे कमेंट करके मेरे को बताना कि कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। चलो इसका बढ़िया स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा। आ जाओ बेटा, देखो तो मैं चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा, जानते हो वर्क एनर्जी थ्योरम में जो सवाल है वो मतलब बहुत ज्यादा वैरायटी के बनते हैं। आपको पता होगा, जैसे वो चेन वाले जो सवाल होते हैं,
स्फीयर के ऊपर चेन लटका दी, है ना, क्या बोलते हैं, टेबल पे से चेन लटका दी, फिर बोल रहा है कितना फोर्स लगाए, फ्रिक्शन फोर्स लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो सवाल तो बहुत तरह के बनते हैं। इसके अलावा जो कंस्टेंट मोशन है, कंस्टेंट मोशन से भी वर्क एनर्जी थ्योरम के बहुत सवाल बनते हैं कि दो डब्बों को नीचे लटका दिया, बोला ये इतना नीचे गया तो ये कितना ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो बहुत वैरायटी के सवाल बनते हैं। परंतु ये जो पर्टिकुलर वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं, ये जो लेक्चर मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस लेक्चर में मैं आपको स्प्रिंग फोर्स से रिलेटेड सवाल ही करा रहा हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम के। तो बाकी जो सवाल है उसके लिए मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता नहीं यार बच्चे के लिए, मतलब इतना सा भी कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो छूट जाए, आप बोलो कि सर यार सर आपने ना ये टॉपिक छोड़ दिया सर, है ना। और जब भी आप डीपीपी तो देखो ऐप के ऊपर अवेलेबल है, आप देखोगे कि डीपीपी में उसी ऑर्डर में सवाल दिए गए हैं जिस ऑर्डर में मैंने लेक्चर डिलीवर किया है। तो वर्क पावर एनर्जी के पहले लेक्चर से लेकर के आप अभी तक भी देखोगे तो आपको उसी ऑर्डर में सवाल भी मिलेंगे, तो आपको सवाल सॉल्व करने में भी मजा आएगा। कह रहे यार सही में यार बिल्कुल मजा आ गया, बिल्कुल एकदम। और डीपीपी का लेवल जब आप देखोगे ना, आपको लगेगा हाँ यार मतलब मजेदार है भाई सवाल, तो है कि नहीं। तो जाना प्ले स्टोर पर, अपनी ऐप तो अवेलेबल है ही, वहां पर जाकर के आप उसे डाउनलोड कर लेना, और सारा का सारा जो मटेरियल है डीपीपी वर्कशीट, उनके सॉल्यूशन भी सब कुछ फ्री है भाई साहब। आप बस जाओ और पढ़ाई करो। मेरा विजन ही यही है यार, मैं मतलब काम ही मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि मतलब लोग बोले हाँ यार मतलब मजा आया भाई एकदम, बिल्कुल, है ना, कि अपने पास कुछ है तो दे दो यार, मतलब क्या फर्क पड़ जाएगा उससे भाई। ऑफलाइन में तो चलो ठीक है बहुत महंगे हो रखे हैं, परंतु यहाँ तो बच्चों को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते यार, है कि नहीं। अच्छा मतलब अभी तो बोल रहा था मैं गरीब हूँ, अभी बोल रहा है महंगे हो रखे हैं, है कि नहीं। ऐसा कुछ नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ, ठीक है। मेरी बातों को सीरियसली मत लिया करो बेटा, है ना। आ जाओ देखो सुनो, तो मैं क्या बोला, मैं ऐसा बोला हाँ कि ये क्या है, अपने पास एक ऐसे स्फेरिकल सरफेस है इस तरह से, ठीक है। देखना ध्यान से देखना, बोला अपने पास क्या है, एक स्फेरिकल सरफेस है, एक ट्रेन गुजर रही है अभी हमारे पास से, और इससे तुम्हें ये भी अंदाजा लग गया होगा कि मेरा जो घर है वो किसी न किसी रेलवे लाइन के आसपास है कहीं, तो है कि नहीं। अच्छा सुनो, यहाँ देखो, तो ये जो है ना, ये मैं बोला कि इसकी जो रेडियस है वो रेडियस है r, ओके। एक स्फेरिकल सरफेस है, मतलब हेमीस्फेरिकल सरफेस है, बहुत अच्छा बोलो तो, है ना, हेमीस्फेरिकल सरफेस, हेमीस्फेरिकल सरफेस इस तरह से, ओके। और बोला गया कि यहां पर क्या है ना, यहां पर इसके बिल्कुल सटा करके एक बिल्कुल छोटा सा डब्बा है m मास का, ठीक है, इसके बिल्कुल सटा करके रखा गया है, और नीचे ये जो डब्बा है ना बेटा, नीचे एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, और स्प्रिंग ऐसे यहां पर ऐसे ग्राउंड से कनेक्टेड है, और स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो k है, और इस समय जो स्प्रिंग है ना हाल फिलहाल, वो बोला स्प्रिंग अपनी अभी नेचुरल लेंथ में है, ठीक है। तो मतलब कि स्प्रिंग जो है वो ना तो दबी हुई है और ना जो स्प्रिंग है वो खिंची हुई है, तो ऐसा बोला गया है ना। अब क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि एक एक्सटर्नल फोर्स है P, ओके, एक्सटर्नल फोर्स, ये जो P है ना, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स, ओके, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। और बोला गया कि जो एक्सटर्नल फोर्स है इसको लगा करके इस डब्बे को ऐसे स्लोली 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 इस हेमिस्फेरिकल सरफेस के ऊपर पुल किया जा रहा है, ठीक है। आप समझ गए ना क्या सिस्टम है, एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है और डब्बे को हल्का सा फोर्स लगा करके बिल्कुल स्लोली, मतलब इनफाइनिटिसिमली स्लो, मतलब कतई स्लो, इस डब्बे को ऐसे पुल किया जा रहा है। बोलो बात समझ आ गई। फिर बोला गया कि यहां से पुल करते करते और इसको कहीं तो हम लोग बोला यहां तक ले आए, ठीक है। बोला फाइनली जो डब्बा है उसको यहां तक ले आया गया इस फोर्स P के द्वारा, है ना। तो जो उस समय आप देखिए कि जो स्प्रिंग है वो हल्का सा ऐसे खींच भी चुकी होगी, है कि नहीं। अभी तो स्प्रिंग जो है अपनी नेचुरल लेंथ में है, और तब तो स्प्रिंग खींच भी चुकी होगी। और ये एंगल जो है, ये एंगल आपको दिया गया है बेटा कि ये π/6 है, ठीक है। तो ये फाइनल लेवल है, बोला कि यहां तक हम लोग ले आए, ये आपका इनिशियल लेवल था। और सवाल क्या बोला जा रहा है, सवाल ये बोला जा रहा है कि इफ द ब्लॉक ऑफ मास m is being pulled very slowly on the surface of hemisphere, अब सवाल बोला गया कि find out the work done by the force P in doing so, ठीक है। कि इस इनिशियल लेवल से इस फाइनल लेवल तक उस डब्बे को लेकर के आया गया है
और बोला गया कि बताओ उसने कितना काम किया, किसने, इस फोर्स P ने जो कि एक्सटर्नल फोर्स है, इसने कितना काम किया ये आपको बोला जा रहा है। ठीक है, अब अगेन अपने आप से पहले सवाल पूछो। देखो मैं भी आपके साथ साथ आपसे पूछवाता हूं। देखो कौन कौन से फोर्स सिस्टम में मौजूद है भाई, सिस्टम वर्टिकल है तो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ही, बोलो बात समझ आ गई। इसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा एक स्प्रिंग फोर्स तो है ही, बिल्कुल सही है। इसके अलावा आपको फोर्स P तो दिख ही रहा है, 3 फोर्स तो है ही, एक चौथा फोर्स और है, बताओ कौन सा फोर्स है, लगाओ थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बोलो सोच पा रहे हो? अगर सोच पा रहे हो तो मेरे बोलने से पहले नीचे कमेंट कर देना और मुझे बोलना कि सर देखो आपके बोलने से पहले सर मैं कमेंट कर रहा हूं और मेरा ये आंसर है सर, एक फोर्स ये भी है सर सिस्टम में जो कि दिखाई नहीं दे रहा पर वो है। कर दिया तुमने कमेंट? सोच लो पक्का। बेटा वो जो चौथा फोर्स है ना वो है नॉर्मल फोर्स। सर नॉर्मल फोर्स, हाँ आप देखो ना कि ये जो डब्बा है ये भी तो एक सरफेस ही है बेसिकली एक प्रकार का, और ये हेमिस्फेरिकल सरफेस, ये भी सरफेस है। तो जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में रखे गए हो और सोचो इसके ऊपर आप उसे पुल करोगे तो इसे दबाने का प्रयास करेगा ना, तो एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। हाँ, जब दो सरफेसेस आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे गए हो, नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए कि जब दो सरफेसेस आपस में एक दूसरे को टच करके रखे गए हो और दोनों एक दूसरे को दबाने का प्रयास कर रहे हो, इसको नीचे दबाए इसको ऊपर दबाए, जब दबाने का प्रयास कर रहे हो तो समय एक फोर्स और आ जाता है, और वो फोर्स कौन सा होता है मुन्ना? नॉर्मल फोर्स होता है। बोलो बात समझ आई? अरे पक्का। अच्छा जी, तो सिस्टम में यहां पर 4 फोर्स मौजूद हैं, बोलो कौन कौन से? एक तो हुआ नॉर्मल, एक तो हुआ नॉर्मल, और दूसरा हुआ ग्रेविटेशनल, हाँ सर बिल्कुल सही है, ग्रेविटेशनल है। और तीसरा हुआ स्प्रिंग फोर्स, हाँ सर ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा कौन सा? फोर्स P जो कि एक्सटर्नल फोर्स है, ये है फोर्स P। तो इन चारों के द्वारा किया गया जो कार्य है दैट शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ द मास m। बोलो बात समझ आई? पक्का। अब सुनो, देखो यहां देखो, तो क्या मैं बोला कि वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स प्लस वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, प्लस वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय द फोर्स P शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास m। क्या मैं आपको बात समझा पा रहा हूं? पक्का। अब सवाल सुन, देख सवाल में बोला है कि वेरी स्लोली आप इसे पुल्ड कर रहे हो, तो मतलब इस समय यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। और स्लोली यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0, क्योंकि इतना ज्यादा स्लो इसको पुल किया जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी कुछ भी नहीं है। अब आप सोचिए, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 0 इटसेल्फ। अरे नहीं आया, आना तो बोल, है कि नहीं 0? अब सोचो बेटा, आप एक बात बहुत ध्यान से देखिएगा, तो जो नॉर्मल फोर्स है वो तो कैसा लगता है? कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब अगर ये m मास यहां पर है तो उस समय जो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा ना, नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन ये रही होगी, है ना। इस समय जब ये ब्लॉक यहां पर है तो नॉर्मल फोर्स ऐसा है, देखो ध्यान से देखना, डब्बा चल रहा है ऐसे और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स। तो आप एक बात नोटिस करेंगे कि नॉर्मल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और जब फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 डिग्री ही हो गया तो भाई साहब वर्क डन कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। सबसे पहली वीडियो में आपको बताया था कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है, इट इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री ही हो रखा है तो भाई साहब वर्क डन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बोलो बात समझ आ गई? तो इसका मतलब नॉर्मल फोर्स सिस्टम में मौजूद तो है ही पर इसके द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा, 0 वर्क डन है। सर अगर हम ये नहीं भी लिखते, आप बताओ भी, आप बोल रहे थे कि इस सिस्टम में बताओ कितने फोर्स है, साला हम नहीं भी पहचान पाते तो आंसर तो सही आता ना। हाँ आंसर तो सही आता पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। बोलो आया कि नहीं आया? अरे पक्का। अब ध्यान से देख सुन, तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स तो कितना है? वो तो 0 ही है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। अब सुनिए बेटा, ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है और ये जो स्प्रिंग फोर्स है ये तो कंजर्वेटिव फोर्स है ना दोनों मिलाकर के। बोलो आया कि नहीं आया? है ना। तो ये तो क्या है? बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इनको तो मैं ऐसे लिख देता हूं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और सामने क्या बना हुआ है? वर्क डन बाय फोर्स P और इज इक्वल टू 0। बोलो बात समझ आ गई? अरे पक्का। अच्छा जी, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स तो हमें पता है क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया गया, माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या हो जाएगी ऊपर वाली इक्वेशन? माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय फोर्स P शुड बी इक्वल टू 0। तो वर्क डन बाय फोर्स P इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। बोलो बात समझ आ गई? और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या मतलब है? U फाइनल और माइनस U इनिशियल।
आया कि नहीं आया? अरे पक्का। अब सोचो, तो बेटा जब अगर मैं इसी को अगर जीरो लेवल मान लूं, यही क्या है मेरा जीरो लेवल है, बोलो बात समझ आ गई? अब सुनना, तो देख हिसाब किताब कुछ ऐसा था कि ये जो एंगल है, ये एंगल है कितना, π/6 एंगल है, और ये यहां से रोटेट करके यहां पर आ गई है, ठीक है। तो जो स्प्रिंग खिंची है वो तो ये खिंची है इस आर्क के बराबर, है ना, ये स्प्रिंग खिंची है, ये है x जो कि स्प्रिंग खिंची है ना। और अगर मेरे को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखनी पड़ जाए तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये जीरो लेवल से किस हाइट पर मौजूद है, मुझे ये देखना पड़ेगा। बोल बात समझ आ गई? पक्का एकदम। अब मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना भाई, पूरा फोकस यही 110%। देखो बेटा ये जो है ये क्या है, ये तो है रेडियस, ये तो है रेडियस r, है कि नहीं। तो बेटा अगर ये r है तो ये r का cos थीटा, ये r का sin थीटा, तो ये हाइट किसके बराबर हो गई? ये हाइट हो गई r के sin थीटा के बराबर, मतलब कि r और साथ में sin π/6 sin 30। बोलो sin 60 कितना? √3/2। sin 30 कितना? 1/2, है कि नहीं। तो जो हाइट आ गई ये आ गई r/2 हाइट आ गई, है ना। अब इस x की बात करूं तो भाई स्प्रिंग कितना खींची हुई है वो भी देखना पड़ेगा। तो ये तो बेसिकली आर्क के ही बराबर है, और हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, है ना। और थीटा कितना है बताओ? थीटा है π/6, है ना। थीटा इज इक्वल टू आर्क जो कि x है और डिवाइड बाय रेडियस, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? वो आ गई πr/6। इतना खींची हुई है स्प्रिंग, है ना। तो जमीन ये क्या बोलते हैं, जीरो लेवल से डब्बा कितना ऊपर है और स्प्रिंग कितना खींच गई, ये दोनों ही चीजें मैंने यहाँ पर निकाल दी। बात समझ आ रही है? पक्का, है ना। आ जाओ चलो। तो वर्क डन बाय फोर्स P जो कि मुझे निकालना है वो कितना हो गया? U फाइनल मतलब ग्रेविटेशन का और उसका क्या बोलते हैं स्प्रिंग का सम लिखना है। तो देखो ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगी? mgh, तो m और g और h देखो कितना है? h है r/2 प्लस स्प्रिंग पोटेंशियल हाफ के x², तो ये हाफ और k और x² मतलब कितना? π² r² और बाय 36। बोलो आया कि नहीं आया? अरे पक्का। माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, सोचो ये जीरो लेवल है ना, तो जीरो लेवल पर पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल कितनी? जीरो, और स्प्रिंग खिंची हुई भी नहीं है, तो पोटेंशियल की भी क्या बोलते हैं स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो जो इनिशियल एनर्जी थी वो कितनी थी? जीरो थी। तो देखो बेटा वर्क डन बाय फोर्स P जो कि मेरा आंसर है कितना है? mg/2 प्लस k और π² और r² और डिवाइड बाय ये कितना आ गया? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये आ गया 72, है ना। तो दिस इज द वर्क डन बाय फोर्स P, ये हमारा आंसर है। और यूनिट क्या होती है इसकी पहले बता चुका हूं, जूल होती है कि नहीं। तो यूनिट पूछ ले तो कोई हम लोग यूनिट भी बता देंगे। बोलो आया है? अरे पक्का। तो बेटे जो आज की जो वीडियो थी, इस वीडियो में मैंने आपको जो भी सवाल कराए हैं वो सारे सवाल कराए हैं स्प्रिंग फोर्स से रिलेटेड। ऐसे सवाल जिनमें स्प्रिंग फोर्स थे वो सारे के सारे सवाल मैंने आज की वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। ऐसा नहीं कि और नहीं कराऊंगा, और भी कराऊंगा। अभी तो चेन वाले सवाल कराने हैं, अभी तो कंस्टेंट मोशन वाले सवाल कराने हैं। एनसीईआरटी में एक आधे बड़े गजब के सवाल हैं। हालांकि मैं एनसीईआरटी बहुत ज्यादा टच नहीं करता हूँ जेईई के पर्सपेक्टिव से, बट एनसीईआरटी में मैं आपको एक सवाल कराऊंगा भाई साहब, इतना गजब का सवाल है ना, देख करके भाई साहब आत्मा प्रसन्न हो जाती है, मतलब यार गजब सवाल है। हाँ कराऊंगा मैं आपको, डोंट वरी, है ना। अब सुनो, मुझे बताओ क्या ये आपको समझ आया कि नहीं आया? नीचे कमेंट करके बताना अगर समझ आया हो तो, और अगर समझ आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, और नीचे कमेंट करके बताना मुझे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आपको पता है चैनल का जो टोटल ट्रैफिक है उसमें जो 68% ट्रैफिक है वो ऐसे लोगों से आता है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा। आते हैं, वीडियो देखते हैं, भग जाते हैं भाई साहब, है कि नहीं। ऐसा नहीं करना है। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल की रीच बढ़ जाएगी, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्हें इसकी जरूरत है। देखो जानते हो बड़ी बड़ी कोचिंग्स में, बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग्स में भी बच्चे पढ़ रहे हैं और वहां पर भी चीजें नहीं समझ पा रहे हैं, तो उन्हें भी तो हमारी जरूरत है। इसके अलावा उन बच्चों को तो हमारी जरूरत उस सबसे ज्यादा है जिनके पास उस बड़ी कोचिंग में जाने का पैसा नहीं है। मेरा एम तो सिर्फ वही है कि मैं उन बच्चों तक पहुंच पाऊं। मेरा सबसे बड़ा एम यही है, क्योंकि हर एक बच्चे के पास नहीं है यार वो पैसा। वो रिक्शे वाले का बच्चा, वो एक रेडी लगाने वाले का बच्चा, वो मजदूर का बच्चा, हक तो उसका भी है ना पढ़ने का यार, कि नहीं है। तो मेरा बस लक्ष्य वही है कि मैं उस बच्चे तक पहुंच पाऊं यार, और उस बच्चे तक पहुंचाने में मेरी मदद सिर्फ आप लोग कर सकते हो। मेरा जो काम था मैंने वो कर दिया यार। मेरे को अच्छे से पढ़ाना था, ढंग से कंटेंट देना था, मैंने दे दिया। अब आगे की जिम्मेदारी आपकी, आप जानो, आपको काम जाने। फिर मिलते हैं किसी अलग वीडियो में। बाय बाय, टाटा।